नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6। पिछली क्लास में हमने जाने थे बहुत ही खूबसूरत से सवाल और आज जानने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत से सवाल। बहुत सारे बच्चों के कमेंट पढ़े थे, बोल रहे थे सर कि आपने थोड़ा एडवांस लेवल का कराया और आप थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस भी करवाइए, जिससे कि जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं उन्हें हम कैसे छांट सकें। ठीक है, तो हम आज बर्ड्स प्रॉब्लम, प्रीपोजिशन, नाउन, आर्टिकल सबका यूज़ पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट योर कॉपरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सो मच। आई अंडरस्टैंड, मुझे लगा होगा आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। करेक्ट आंसर आप जो सोच रहे हैं वो है नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बट योर कॉपरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सो मच। वुड नॉट हैव बीन सो मच अपने आप सो स्मूथ है। ठीक है, ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। इसका अगर मैं डायरेक्ट मीनिंग की बात करूँ तो इसका मीनिंग निकलता है कि इस वर्कशॉप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके बिना इतना आसान नहीं हो सकता था। ठीक है, तो बट योर कॉपरेशन फॉर, मुझे लगता है यही थोड़ी सी एरर है, क्योंकि बट योर कॉपरेशन फॉर अपने आप में कुछ नहीं होता, बट फॉर होता है। क्योंकि बट फॉर का मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे सर बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। क्या होता है, विदाउट। अब कहना बिल्कुल सेंसिबल होगा कि विदाउट, यानी कि मैं कह सकता हूँ विदाउट योर कोऑपरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ। यानी कि इस फॉर को हम हटाएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर का। तो करेक्ट आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमारे सेंटेंस की अरेंजमेंट गलत थी। बट फॉर योर कॉपरेशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ, इसका करेक्ट आंसर है। मुझे लगता होगा आपको ये समझ में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत, ऐसे बनाइए। ये कह रहा है, डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट्स वी कुड नॉट गेट टिकट फॉर आवर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ तक पढ़िए, वी कुड नॉट गेट टिकट फॉर आवर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम अपने दोस्तों को टिकट नहीं दिला सके। ये अपना करेक्ट आंसर। अब ये डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट्स, अब गुड कॉन्टैक्ट्स का मतलब क्या होगा, अच्छे संपर्क होने के बावजूद भी। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें निकल रही है, एक चीज़ होता है, एक होता है डिस्पाइट ऑफ और एक वर्ड होता है ओनली डिस्पाइट। ठीक है, अगर मैं पहले डिस्पाइट की बात करूँ तो डिस्पाइट का सेंस ऐसे निकलता है, इसका मतलब होता है इसके बावजूद, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ऐसा होने पर भी। देखिए थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब मानो कि मेरा दोस्त है कोई टीटी, मतलब सॉरी जो टिकट बांटते हैं। ठीक है, अब मेरा एक दूसरा दोस्त है, अब मेरे उससे अच्छे संपर्क थे। अब उसने बोला कि मेरा उससे अच्छे संपर्क थे। ठीक है, मेरे अच्छे संपर्क होने के बाद भी, मतलब जो टिकट बांटते हैं उनसे अच्छे संपर्क होने के बाद भी जो मेरा दोस्त है मैं उसे टिकट नहीं दिलवा सका। तभी तीसरा दोस्त आया मेरा, तो बोला यार ऐसा होने पर भी, यानी या फिर बोलेगा इसके बावजूद भी तुम टिकट नहीं दिला पाए। यार कमाल की बात है, यानी कि यहाँ सेंस निकल रहा है ऐसा होने पर भी। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ का जिक्र नहीं करेंगे, केवल हम डिस्पाइट का जिक्र करेंगे। डिस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, लेकिन यहाँ पे के बावजूद से कोई मतलब है नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए, डिस्पाइट ऑफ अवर नहीं, डिस्पाइट अवर गुड कॉन्टैक्ट्स वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर अवर फ्रेंड्स, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी एरर्स हैं जो हमें जाननी है प्रीपोजिशन की, कि हमें कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये बनाइए। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। सम पीपल्स बिहेवियर टीचेज अस नॉट टू बिहेव दैट वे। सम पीपल्स बिहेवियर टीचेज अस नॉट टू बिहेव दैट वे। अब देखिए हमें यहाँ पर देखते ही पता चल जा रहा है, सम पीपल्स बिहेवियर टीचेज अस नॉट टू बिहेव दैट वे। अब तुम बोलोगे सर पीपल्स तो अपने आप में कुछ होता नहीं है, यह बात पीपल्स की करी गई है। तुम बोलोगे सर एक होता है पीपल का प्लूरल बनता नहीं है, और पीपल मतलब लोग होता है। अब व्यवहार की बात करिए और पीपल्स का मतलब होता है, तुम बोलोगे अगर पीपल में हम एस जोड़ देते वो नेशन को इंडिकेट करता है। किसको, नेशन को इंडिकेट करता है। तो आप मुझे बताइए जो व्यवहार देखा जाता है, जो व्यवहार हमें कोई सिखाता है कोई चीज़, तो वो लोगों का व्यवहार देखा जाता है या देश का व्यवहार देखा जाता है। तो तुम बोलोगे सर व्यवहार लोगों का होता है ना कि देश का। ठीक है, तो यहाँ पर एस कहना अपने आप में एक गलत सेंस हुआ। तो तुम बोलोगे सर सही आंसर क्या हो सकता है, तो सही आंसर होगा पीपल्स। एपस्ट्रॉफ एस का यूज़ करेंगे, क्योंकि सम पीपल्स बिहेवियर, कुछ लोगों का व्यवहार टीचेस अस नॉट टू बिहेव दैट वे, हमें कुछ इस तरह सिखाता है, कोई मतलब कुछ
इस मतलब टीचेज अस नॉट टू बिहेव दैट, इस तरह व्यवहार करने से सिखाता है, ना करने को सिखाता है। ठीक है, तो हम सम पीपल्स नहीं, सम पीपल्स बिहेवियर यानी एपोस्ट्रोफ एस का जिक्र करेंगे, क्योंकि पीपल्स अपने आप में नेशन होता है और व्यवहार नेशन का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर और इसे ऑप्शन नंबर ए को हम करेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये दे रहा है एज सून एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर, एज सूनर एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। ये खूबसूरत सा क्वेश्चन है। तुम बोलोगे सर एज सूनर एज, ये थोड़ा कंपैरेटिव डिग्री में जा रहा है, लेकिन हमें कंपैरेटिव डिग्री की तो बात हुई नहीं है, हमें पॉजिटिव डिग्री चाहिए। तो हमने बचपन में पढ़ा है एज सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही तुम पोर्ट पहुंचते हो, पोर्ट मतलब बंदर का होता है, रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर को रिपोर्ट करना। ठीक है, तो एज सूनर एज नहीं, एज सून एज अपने आप में एक करेक्ट आंसर होगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को मार्क करेंगे। ये छोटी छोटी सी गलतियां होती है जो कि आपको जाननी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ये बनाइए, ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा है। अब ये कह रहा है रमेश अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन वॉज इन्वाइटेड फॉर द पार्टी इन फिनिक्स मॉल। रमेश अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन वॉज इन्वाइटेड फॉर द पार्टी इन फिनिक्स मॉल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है। तो हमेशा अलॉन्ग विद की साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो रमेश अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन वॉज अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ। इन्वाइटेड फॉर द पार्टी इन फिनिक्स मॉल, फिनिक्स मॉल में पार्टी इन्वाइट करेगा। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, हम जब भी इनवाइट यूज करते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो फॉर का जिक्र नहीं करते हैं। हमेशा इनवाइट का जिक्र कहाँ पे होता है, इनवाइट का जिक्र टू के साथ होता है। हम कभी भी बोलते तो हम ऐसे तो बोलते आई विल इनवाइट टू यू, मैं तुम्हें इनवाइट करूँगा। तो यहाँ फॉर कहना अपने आप में अनसेंसिबल बात हुई, यानी कि प्रीपोजिशन फॉर का जिक्र हम बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। और प्रीपोजिशन टू का हम यूज़ करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हुआ, तुम बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में एरर है, यानी कि इनवाइट फॉर द ना कह के हमें करना है इनवाइट टू द पार्टी इन फिनिक्स मॉल। ठीक है, ये अपने आप में एक करेक्ट आंसर हुआ। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ पता चल रही है कि हमसे जो एरर पूछ रहा है ना बार बार क्वेश्चन में, वो प्रीपोजिशन से पूछ रहा है, नाउन से पूछ रहा है, एडजेक्टिव से पूछ रहा है, आपका होमोनिम्स वर्ड से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू की जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो सके। आप कहते हैं इंग्लिश कठिन है, इंग्लिश कठिन नहीं है, आप देखना इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी आज के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसे बनाइए। अब देखो ये दे रहा है इट डिड नॉट टेक मी वेरी लॉन्ग टू साइज अप माई फेलो इंटरव्यूज। फेलो इंटरव्यूज का मतलब होता है बच्चों, ये होता है मतलब जैसे साथी साक्षात्कारता। ठीक है, साथी साक्षात्कारता इसका मतलब होता है फेलो इंटरव्यूज। ठीक है, अगर इसमें मीनिंग निकालना चाहूँ तो तुम बोलोगे इट डिड नॉट टेक मी वेरी लॉन्ग का मतलब अधिक समय, टू साइज अप माई फेलो इंटरव्यूज। तुम बोलोगे सर साइज का मतलब थोड़ा ऑड लग रहा है, क्योंकि यहाँ जब फेलो साक्षात्कारता की बात हुई है जिन्हें अधिक समय नहीं लिया है, यानी जिन्हें पकड़ने में अधिक समय नहीं लिया है, उन फेलो साक्षात्कारता की बात हुई है। तो साइज का मतलब तो नापना होता है, लेकिन साइज का तो यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी एरर है वो साइज में ही है। अब तुम बोलोगे सर साइज की जगह फिर क्या हो सकता है, तो साइज की जगह जो आपका करेक्ट फॉर्म होगा, करेक्ट वर्ड होगा वो सीज होगा, सीज। ये होमोनिम्स वर्ड होते हैं जो कि आपको एरर कराते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट होता है कहीं का स्वीकार करना, आपको दे देगा एक्सेप्ट, अलग होगा, अलावा हो गया। ठीक है, तो ये एरर आपको देखनी है। तो साइज नहीं कहकर हमें सीज कहना होगा। सीज का मतलब होता है रोकना या पकड़ना या चारों तरफ से घेरना। अब मैं इसका अर्थ निकालने की कोशिश करता हूँ। इट डिड नॉट टेक मी वेरी लॉन्ग टू सीज अप माई फेलो इंटरव्यूज। इसका मतलब हुआ मुझे साथी साक्षात्कारता को पकड़ने में, रोकने में ज़्यादा समय नहीं लगा, अधिक समय नहीं लगा। इसका करेक्ट आंसर तो क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर टू साइज अप माई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू साइज अप माई नहीं, टू सीज अप माई कहने में एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, ये बनाइए। ठीक है,
ये दे रखा है ही हैड नो इल्यूशंस ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर है, यहाँ पे आर और जोड़ना है, ठीक है, राइटर और अ एडिटर, ठीक है। अब ही हैड नो इल्यूशंस का मतलब होता है भ्रम, ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विलक्षण या प्रख्यात, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसके पास उसको मतलब भ्रम, उसको यह भ्रम कभी नहीं था कि वो एक राइटर और एक अच्छा एडिटर है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर ही हैड नो इल्यूशंस अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, राइटर और ए एडिटर। तुम बोलोगे सर मैंने एक चीज़ पढ़ी थी बचपन में कि जब भी हम यूज़ करते हैं वॉवेल साउंड से पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करते, हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। तो इस ए को हटाइए और इसकी जगह हम यूज़ किसका करेंगे, तो बोलोगे सर आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि साउंड किसका दे रहा है, तो तुम बोलोगे सर साउंड ये दे रहा है, साउंड हमें दे रहा है ये वॉवेल साउंड दे रहा है, और वॉवेल से पहले हम आर्टिकल एन का जिक्र करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, तुम बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में एरर है, क्योंकि और एन एडिटर होना हमारा एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये मुझे लगता है अगर जो बच्चा ये क्वेश्चन बना देगा, मुझे लगता है उसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। बहुत ही देखने में सरल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये हिलाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है ही इज़ नॉन फॉर बोथ इज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंट। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन बनाया होगा, और आप जो सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल आपका आंसर नहीं होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कहने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब पढ़ते हैं, ही इज़ नॉन फॉर बोथ हिज हार्ड वर्क। तुम बोलोगे सर यहाँ पे ही इज़ नॉन फॉर बोथ हिज हार्ड वर्क की बात करी गई है, तो इसका मतलब ये नाउन को इंडिकेट कर रहा है। हार्ड वर्क क्या मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे सर हार्ड वर्क का मतलब मेहनती होता है। तो हार्ड वर्क क्या अपने आप में नाउन है। एंड इंटेलिजेंट, एंड का मतलब और इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट आपने पढ़ा होगा। तुम बोलोगे सर ये तो नाउन है और ये इंटेलिजेंट अपने आप में एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और मैंने एक फॉर्म पढ़ा है, मैंने एक रूल पढ़ा है, एक नियम पढ़ा है, एक लॉजिक पढ़ा है मैंने, कि जब भी बोथ और एंड का जिक्र होता है तो हमेशा जो रैंकिंग होती है, जो वर्ड की रैंकिंग होती है, वो इक्वल रैंकिंग में आती है, ठीक है। इक्वल रैंकिंग का मतलब अगर यहाँ पे एडजेक्टिव होता तो यहाँ एडजेक्टिव कहना बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ हार्डवर्क का यूज़ हुआ है, यहाँ पे हार्डवर्क का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेलिजेंस। यहाँ पे हार्डवर्क क्या अपने हम एक नाउन है। अब ये नाउन है तो हमारा रैंकिंग एक्सप्रेशन होता है, जो मतलब दोनों को समान रैंकिंग फॉलो करता है। यहाँ नाउन है तो यहाँ भी हमारा यूज किसका होगा, नाउन का। तो इंटेलिजेंट का नाउन क्या बनता है, तुम बोलोगे सर इंटेलिजेंस बनता है। तो ये आप में करेक्ट आंसर हुआ। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ही इज़ नॉन फॉर बोथ हिज हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंस। अगर यहाँ एडजेक्टिव होता तब हम यहाँ एडजेक्टिव का यूज़ करते। तो ये वो छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जो हमें पेपर में गलत करवाती हैं, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में कभी कठिन क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं, हमेशा वही पूछा जाता है जो सरल होता है, ठीक है। और मुझे लगता है 80% बच्चों ने इसका आंसर नहीं बताया होगा, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी बोथ और एंड से सेंटेंस जुड़ते हैं तो वो समान रैंक को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दोनों वर्ड्स की जो रैंकिंग होगी वो समान होनी चाहिए। यहाँ पे नाउन है तो यहाँ भी नाउन हो चाहिए, यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो आपसे कभी कभी यही गलती पूछेगी, यहाँ नाउन दे देगा यहाँ एडजेक्टिव दे देगा, तो ये गलतियाँ आपसे पूछेगा, वो गलती आपको नहीं करना। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एडजेक्टिव अपने आप में ऐसे अकेले नहीं होता। अब मैं बोलूँ कि ही इज़ एन ऑनेस्ट, और एक बोलूँ मैं ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो आपको करेक्ट आंसर क्या लगाना है, तुम बोलोगे सर ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी अगर मैं बोलूँ ही इज़ एन ऑनेस्ट तो अपने आप में गलत सेंटेंस होगा, मैं इसे मार्क नहीं करूँगा। तो हमेशा ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि ऑनेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन के लिए, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, इसलिए हम इसे सही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी में एरर है, इसलिए मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। अगला क्वेश्चन दे रहा है, ये बनाइए। ये दे रहा है हिज ओनली फेम टू क्लेम इज दैट ही इज़ द सन ऑफ अ रिच मैन। ही इज़ द सन ऑफ अ रिच मैन, ये अपने आप में मुझे पता चल रहा है, इसका मतलब वह एक अमीर आदमी का पुत्र है। हिज ओनली फेम टू क्लेम, प्रसिद्धि का, यानी हिज ओनली केवल यह प्रसिद्ध करने का दावा है। अब देखो फेम टू क्लेम अपने आप में कोई शब्द नहीं होता, यहाँ एरर मुझे कहाँ पे मिलेगी, फेम टू क्लेम में, क्योंकि ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। फेम टू क्लेम ये अपने आप में कोई शब्द नहीं होता। तुम बोलोगे सर सही अरेंजमेंट क्या होगी इसकी, फेम टू क्लेम की जो अरेंजमेंट है वो गलत दे रखी है, वर्ड अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं। इसका सही आंसर होता है क्लेम फॉर
क्लेम फॉर फेम। अब क्लेम फॉर फेम का मतलब होता है प्रसिद्ध होने का दावा, प्रसिद्ध होने का दावा, यानी कि वह अमीर आदमी के प्रसिद्ध होने का दावा करता है। ठीक है, तो क्लेम फॉर फेम ये अपने आप में करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि इसे हम हटाएंगे और इसकी जगह यूज करेंगे हिज ओनली क्लेम फॉर फेम इज दैट इज द सन ऑफ अ रिच मैन। ये उसका प्रसिद्ध होने का दावा है कि वह एक अमीर आदमी का पुत्र है। तो हमारा मार्क ऑप्शन कौन सा नंबर मार्क करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट करेंगे। तो ये ऐसे वर्ड्स की अरेंजमेंट, वर्ड्स की मतलब होमोनिम्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये बनाइए। ये कह रहा है इफ़ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव इमीजिएटली टेकिंग सम एक्शन अगेंस्ट हिम। ये इजी क्वेश्चन है, ये आपने बना लिया होगा। इफ़ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम बोलोगे सर कंडीशनल सेंटेंस की बात करी गई, ये कंडीशन है, ठीक है, और ये रिजल्ट दे रखा उसका। तो कंडीशन हम हमेशा, कंडीशन हमारी किस में हो सकती है, तुम बोलोगे सर कंडीशन अगर प्रेजेंट में होगी, कंडीशन प्रेजेंट में होगी तो आने वाला रिजल्ट हमारा फ्यूचर में दिखाया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, कंडीशन अगर पास्ट में होगी तो हमारा आने वाला जो रिजल्ट होगा वुड के साथ दिखाया जाएगा। कंडीशन हमारी अगर पास्ट परफेक्ट में होगी तो आने वाला जो रिजल्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में आने वाला जो रिजल्ट होगा वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। वुड हैव के साथ, यहाँ लिख देता हूँ, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। अब मुझे बताइए, इफ़ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव इमीजिएटली टेकिंग सम एक्शन अगेंस्ट हिम। तो आई वुड हैव इमीजिएटली टेकन सम एक्शन अगेंस्ट हिम, ये अपने आप में क्या है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ले रहा है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ले रहा है। तो अब मुझे पता चल रहा है जो मेरी कंडीशन है ना वो पास्ट परफेक्ट में इंडिकेट करी होगी, तभी यहाँ पे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ले सकता है ये। तो हटाइए इस वुड हैव को और हम इसकी जगह जिक्र करेंगे हैड का। किसका, हैड का, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव इमीडिएटली टेकन सम एक्शन अगेंस्ट देम, ये मेरी करेक्ट फॉर्म है, ये मेरा करेक्ट क्वेश्चन बना। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या एरर हुआ, ऑप्शन नंबर ए को मार्क करेंगे और यही हमारा एक करेक्ट आंसर है। तो मुझे लगता होगा ये सेशन में आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और मतलब आप इंग्लिश में अच्छा प्रैक्टिस कर पाएँ। पूरे यूट्यूब पे आप देखना, इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, वो भी बेहतरीन इंटरटेनमेंट के साथ। अब ये लॉकडाउन खुलेगा तो हमारी मैथ्स की क्लासेस भी शुरू हो गई। मैथ्स की क्लास इसलिए बंद है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें हमारी बंद है, इसलिए। ठीक है, तो आप अब देखो, प्रैक्टिस करने का एक मतलब होता है कि हम प्रैक्टिस करते समय एक चीज़ एनालिसिस हमें ज़रूर करनी चाहिए। पहली एनालिसिस हमारे क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं, दूसरी एनालिसिस कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमने देखो 3 4 5 प्रैक्टिस, 6ठा प्रैक्टिस, 7ठा, हमने सब में एक चीज़ कॉमन देखी कि जो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो कंडीशनल सेंटेंस से एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है हर पेपर में। चाहे आप प्री का पेपर दे लो या फिर मेंस का पेपर दे लो, प्री के पेपर में एक क्वेश्चन कंडीशनल से ज़रूर पूछा जा रहा है। उसके बाद मैंने एनालिसिस किया तो नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, तुम्हारा प्रीपोजिशन, और ज़्यादातर में मुझे देखा है तो आर्टिकल और प्रीपोजिशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। ठीक है, तो हमें ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने 10 क्वेश्चन कराए, 10 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो को एक बार देखिए, उसके बाद मत देखिए, केवल प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप कुछ लोग कहते हैं सर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की कहाँ से करें, तो कहीं से ही नहीं करना। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रैक्टिस यहाँ से करती रहिए। ग्रामेटिकल अगर 10 क्वेश्चन डेली भी प्रैक्टिस करते हो तो एक महीने में 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा कि मैं अब कुछ कर रहा हूँ। मुझे लगता है पेपर कभी कठिन बनता ही नहीं है, जैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वही पेपर बनता है। समझ रहे हो आप लोग। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेंगे अब कल से, और अब कल से हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो क्लास रखी थी वो भी अब कंटिन्यू होने वाली है। तो चलिए बने रहिए सेशन में। चलिए ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।